माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड की एक याचिका पर अंतिम रूप से फैसला देते हुए एनआईएस डीएलएड कोर्स को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना है। और इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो त्रिपुरा और पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर फैसला दिया गया था कि एनआईएस डीएलएड एलिजिबल होगा, हाईकोर्ट के द्वारा उस फैसले को पलट दिया है। यानी भविष्य में अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है फ्यूचर की भर्तियों के लिए। हालांकि ये मामला अभी रिव्यू पिटीशन के तौर पर अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। लगातार अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो तर्क सही से नहीं रख पाया गया उसको लेकर के मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। ये मामला तय है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जाने के लिए। ये तो बात हो गई कि फ्यूचर की भर्तियों पर यह फैसला लागू होगा, लेकिन जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, और ऑनगोइंग में भी दो प्रकार से, जैसे बिहार की जो बीपीएससी टीआरई 2 है वो ऑनगोइंग है और अभी इसके लिए परीक्षा होना बाकी है, एडमिट कार्ड तक जारी नहीं हुए लेकिन आवेदन ले लिए गए हैं। ये एक ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट हो गई क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका था एनआईएस डीएलएड पर फैसला आने के पहले ही। और दूसरी तरीके से ऑनगोइंग जिसमें कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और कुछ प्रक्रिया बाकी है, जैसे टीआरई 1 को ले लीजिए बिहार में, जिसमें से सिलेक्शन हो चुका है और कुछ कैंडिडेट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आएंगे, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मीटिंग हो रही है, तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो क्या उसमें 28 नवंबर 2023 के फैसले के आधार पर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्या ये मामला अगर कोर्ट में जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, क्योंकि अभ्यर्थी जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो लगातार शिक्षा विभाग को ज्ञापन दे रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संज्ञान में लेते हुए एनआईएस डीएलएड को जो टीआरई 1 का सिलेक्शन प्रोसेस है उसे बाहर करके रेगुलर डीएलएड से सीटों को भरा जाए। तो इन सब के बाद से अगर शिक्षा विभाग उनकी बातों को नहीं मानता है तो ये तो तय है कि मामला कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जाने के बाद से क्या उन पर कोई खतरा है? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनगोइंग जो भर्ती है जो टीआरई 2 की है, क्योंकि इसमें जो 32,000 वैकेंसी है अपर प्राइमरी की, उसके साथ ही साथ प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसमें दोनों में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी, क्योंकि जिनका ग्रेजुएशन प्लस एनआईएस होगा, जाहिर सी बात है वो अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो उन दोनों में वो लोग अप्लाई किए हुए हैं। तो क्या एडमिट कार्ड उनका आता है तो क्या उन्हें परीक्षा देने जाना चाहिए? देखिए, ये मामला रिव्यू पिटीशन में जाएगा और रिव्यू पिटीशन का फैसला क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है। तो अगर बीपीएससी आपको मौका देती है तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षा देने जाना चाहिए। देखिए, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपको मौका बीपीएससी दे रही है, एडमिट कार्ड अगर आपका आ जा रहा है तो आपको परीक्षा जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए रिव्यू में 1% ही सही अगर फैसला बदल गया तो आपको बाद में मलाल रह जाएगा कि मैंने परीक्षा क्यों छोड़ दी। पहला कंडीशन ये मान लीजिए। दूसरा, अब यहाँ पर बीपीएससी आयोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वह इन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी करे अथवा नहीं, क्योंकि इसी प्रकार का मामला बीएड के संदर्भ में जो टीआरई 1 में एडमिट कार्ड 10 तारीख को जारी हुआ और 11 तारीख को फैसला आ गया। हालांकि वो एडमिट कार्ड प्री एडमिट कार्ड था और फाइनल एडमिट कार्ड बाद में आना था, लेकिन सेम परिस्थिति यहां पर भी वहीं बन चुकी है एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के। अब यहां पर बीपीएससी केवल एक परीक्षा कराने वाली संस्था है, उसको जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा डायरेक्शन मिलेगा उसी के हिसाब से वो एडमिट कार्ड जारी करेगा। बीपीएससी अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका काम सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराना है। तो यहां पर आप देखेंगे शिक्षा विभाग का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और शिक्षा विभाग माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से अवगत हो चुकी है, क्योंकि टीआरई 1 से बीएड को माफ कीजिएगा एनआईएस डीएलएड को बाहर करने के संबंध में संज्ञान उनको दिया जा रहा है और लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कॉपी उनको प्रोवाइड कराया गया है। तो शिक्षा विभाग को तो ये बातें तय है, पता है, और शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं अपने जो उनका विधि विभाग है, जो कानूनी सलाहकार होंगे, उनसे वो लगातार संपर्क में होंगे कि इन अभ्यर्थियों को टीआरई 2 में किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। क्योंकि टीआरई 1 पर कुछ दिन में अगर फैसला होता है नहीं होता है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा डिले होने से, लेकिन टीआरई 2 की परीक्षा चूंकि 7 तारीख से प्रारंभ हो रही है, इस वजह से उस पर डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए एडमिट कार्ड आप देखेंगे 1-2 दिन में आना भी प्रस्तावित है, क्योंकि एक हफ्ते पहले तो एडमिट कार्ड देना ही होगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे शिक्षा विभाग का पूरा फोकस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन करने में होगा कि किस प्रकार से जो एक तरीके से टीआरई 2 की परीक्षा होने जा रही है उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मौका दिया जाता है तो आप इस मामले को जरूर लीजिएगा और परीक्षा देने जरूर जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि
ये भी जैसे आप लोगों ने बीएड वाले मामले में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब 11 अगस्त को फैसला दिया गया तो 11 अगस्त के बाद से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती बीएड कैंडिडेट की। इसी प्रकार से इस वाले मामले में आप देखेंगे तो बीएड वाले मामले से जब आप जोड़ के देखते हैं तो थोड़ा सा बीएड वाले से ये मामला अलग है। क्यों अलग है, ध्यान से समझिएगा। बीएड वाला जो मामला था वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उससे अगर आप देखेंगे तो जब नोटिफिकेशन जारी हुआ बिहार वाला टीआरई 1 के लिए, उस समय जो भगवान कृष्ण जी की याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी थी और कहीं ना कहीं ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो 137 वाले मामले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन थी। बिहार वाला पूरा मामला जो चला था बीएड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एनआईओएस डीएलएड वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था। और इस प्रकार से रिव्यू में अगर मामला जाता है तो क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा वो भविष्य के गर्त में। तो बीपीएससी भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का वेट कर रही होगी कि वह किस प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं, और अगर आपको बीपीएससी मौका देती है तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में सम्मिलित जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं देती है तो आपके पास एक विकल्प है कि आप इस प्रकार का एक रिव्यू पिटिशन दिखा करके फाइल करके और वहां पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं इंटरिम रिलीफ के तौर पर, और भविष्य में जाकर के उस केस को लड़ सकते हैं। क्योंकि एटलीस्ट आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा तभी तो आप भविष्य में लड़ेंगे इस भर्ती को लेकर के। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर रिव्यू पिटीशन में क्या फैसला आ जाए उससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा जब एक बार परीक्षा हो गई आपको मौका नहीं मिला तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। जिस तरीके से अगर एनआईओएस डीएलएड वाले की संख्या ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है आप लोग इस प्रकार का स्टेप उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बीपीएससी टीआरई 2 की। अब बात करते हैं टीआरई 1 में लगातार शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको बाहर कर दिया जाए। देखिए, कोई भी फैसला जब आता है फैसला उसी दिन से प्रभावी माना जाता है जब वो फैसला दिया गया। यहां पर देखिए जो बीएड के संदर्भ में फैसला था उसमें एक लाइन महत्वपूर्ण मेंशन की गई थी कि जब कोई कोर्ट इसको असंवैधानिक करार दे देता है तभी से वो इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन इस प्रकार के एनआईओएस वाले मामले में कोई भी हाई कोर्ट अभी तक इसको इनवैलिड करार नहीं दी थी, यानी पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, उसके बाद से उत्तराखंड हाई कोर्ट, सभी ने इसको वैलिड करार दिया था। पहली बार इसको इनवैलिड कब करार दिया गया? 28 नवंबर 2023 को। तो ये तो क्लियर है कि ये फैसला 28 नवंबर 2023 से प्रभावी माना जाएगा, और 28 नवंबर 2023 से प्रभावी होने की वजह से टीआरई 1 में जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ते पूरी तरीके से क्लियर हैं। क्योंकि जब उत्तराखंड से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के फैसले पर कभी रोक नहीं लगाई थी। कभी रोक नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो फैसला बहाल था। अंतिम रूप से फैसला जब 28 नवंबर को आया तो 28 नवंबर के बाद एनआईओएस डीएलएड पर खतरा है, उसके पहले जो सिलेक्शन हो चुके हैं उन पर कोई खतरा नहीं है। तो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एनआईओएस वाले वो पूरी तरीके से सेफ हैं। हालांकि आपको चैलेंज जरूर किया जाएगा कोर्ट में, और आप भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इस मामले को कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए, क्योंकि ये सभी चीजें होंगी ही होंगी। क्योंकि देखिए, रेगुलर डीएलएड कोर्स वाले कैंडिडेट भी अपनी जगह सही है, वो भी उनके पास एक अब डिसीजन हाथ में है, मजबूत डिसीजन हाथ में है कि एनआईओएस डीएलएड एलिजिबल नहीं है, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे आपको बाहर करने के लिए। और वो भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उन्हें भी अपना हक लेना है। और एनआईओएस डीएलएड अगर आप सेलेक्टेड है तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और इन सभी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। आपको भी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में उपस्थित होना ही पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन आप पर खतरा कम है, क्योंकि 28 नवंबर को जब जजमेंट आया तो 28 नवंबर से ही ये प्रभावी माना जाएगा, जब तक कि जजमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता, यानी भूतलक्षी वर्ड का यूज नहीं किया जाता। इस पूरे जजमेंट में कहीं पर भी रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज नहीं किया गया, यानी भूतलक्षी लागू होने की संभावना कम है। जिस दिन जजमेंट दिया गया उसी दिन से जजमेंट लागू होने की संभावना रहेगी, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर बहुत खतरा नहीं है, आप लोग लगभग सेफ हैं। लेकिन हाँ, आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर आपको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। तो यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा, मान लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो उस कंडीशन में जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं क्या उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि डिसीजन तो आपका 28 तारीख को आ गया, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट चूंकि उसके बाद आएगा तो क्या उसमें एनआईओएस डीएलएड को शामिल नहीं किया जाएगा अगर वो मेरिट में आ रहे होंगे तो भी? देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है समानता का जो अधिकार है वह पूरी तरीके से लागू होगा। एक ही एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत एक अभ्यर्थी चयनित हो रहा है और दूसरा उसका चयन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी दूसरे मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस कोर्स को इनवैलिड करार दे दिया है फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर। तो ये समानता के अधिकार का सीधे तौर पर हनन होगा, क्योंकि एक ही एडवर्टीजमेंट में एक का सिलेक्शन होना और दूसरे का सिलेक्शन ना होना ये सीधे तौर पर समानता के अधिकार का हनन है। और अगर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आपका नंबर उतना होने के बावजूद भी बाहर किया जाता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, 100% आपको राहत मिलेगी, 100%
100% कोर्ट आपके ही फेवर में फैसला देगा, क्योंकि एक ही एडवर्टीजमेंट में दो प्रकार से नियम नहीं लागू हो सकते हैं। इस प्रकार के पहले भी जजमेंट है, तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है और इनकेस आपका नंबर होने के बावजूद भी केवल NIOS DLED की वजह से आपको बाहर किया जाता है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, 100% आपको जीत मिलेगी। आपको नियुक्ति पत्र भी BPSC के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन में दो प्रकार की शर्तें, दो प्रकार के नियम नहीं लगाए जा सकते। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।